नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल ऋषियस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो हमारा सब्जेक्ट आता है मैथमेटिक्स, उसके हम एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन को लेकर आए हैं। और यह क्वेश्चन बेसिकली मैट्रिसेस का है, जिसमें हम समझने वाले हैं कि हमारे पास कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं, तो उसके आधार पर हमें कुछ चीज़ों को पता करना है। वो क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए हम एक एक करके पहले क्वेश्चन को ही समझ लेते हैं, उसके बाद हम इनके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इस इम्पॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट को अगर आप लोग पिछले ही वीडियो को देख लेते हैं, आई बटन पर वीडियो मिल जाएगा या फिर लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इस वीडियो को आप लोग सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो उस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा, पिछला ही लेक्चर है। और इस लेक्चर को अब चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा म्यू दिस साइमल्टेनियस इक्वेशंस this and this have no solution, unique solution and infinite solution। यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। तीन इक्वेशंस हमारे पास दिए गए हैं, जिसमें से एक इक्वेशन में लैम्डा और म्यू दिया गया है और हमसे बोला गया है कि लैम्डा और म्यू का वैल्यू पता करो। कब? जब हमारे पास कोई भी सल्यूशन ना प्राप्त हो, तो उस सिचुएशन में लैम्डा और म्यू का क्या वैल्यू होगा। अगर हमारे पास यूनिक सल्यूशन प्राप्त हो रहा है, तो उस सिचुएशन में लैम्डा और म्यू का वैल्यू क्या होगा। और इनफाइनाइट सल्यूशन प्राप्त होता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, यही हमें बताना है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो हम किसका उपयोग करेंगे, जो हमारे पास होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस में हमें पता है कि एक मेथड होता है ax = b के फॉर्मेट में हमें उपयोग करना है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पर क्या क्या हम कर सकते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन के तौर पर हम कुछ चीज़ें लिखेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं let us a system of SYSTEM होता है ना, तो यहाँ पर TEM सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, यहाँ पर मैं इक्वेशन ही लिख देता हूँ। इक्वेशंस यहाँ पर हमारे पास अगर हम सिस्टम बनाते हैं तो ax = के फॉर्मेट में क्या होगा, यहाँ पर है 1, यहाँ पर भी है 1, यहाँ पर भी है 1। ये इक्वेशन का सिस्टम आई होप आप लोग जानते ही होंगे बनाना, क्योंकि हम ये सभी चीज़ें ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं करते, बस इतना हम बता देते हैं। जहाँ जहाँ पर एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट लिखे हुए हैं, उन्हीं को ही हम लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं 1 2 3। यहाँ पर है 1 2 लैम्डा, 1 2 और लैम्डा। ठीक है, और ये हमारे पास ये मैट्रिक्स हो गया क्लोज, जिसे हम कॉफिशिएंट मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम कॉफिशिएंट का जो हमारे पास एक्स वाई जेड है, यानी कि अननोन्स हैं, उनको हम लिखेंगे। तो एक्स वाई जेड हो गया हमारे पास, एंड इज इक्वल टू ये हो गया हमारे पास ए मैट्रिक्स, जिसे हम कॉफिशिएंट मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, और ये हमारे पास है एक्स। ठीक है, यानी कि अननोन्स। अब इसमें हम बी मैट्रिक्स ड्रा करेंगे, ये इक्वल टू का साइन है। बी मैट्रिक्स है 6 10 एंड म्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 10 एंड म्यू। ठीक है, जिसे हम बी मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गई बातें। अब आगे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहला स्टेप पिछले ही वीडियो के अनुसार हम चलेंगे। सभी चीज़ें हम पिछले ही लेक्चर के अनुसार ही चलेंगे, तो इसलिए यहाँ पर फोकस करना, वैसे भी आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पर लिखिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज, यहाँ पर लिखिए नाउ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज, यहाँ पर क्या होगा हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए सच दैट बी, या फिर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ ए एंड बी। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 1 1। ठीक है, ये हमारे पास, और ये हमारे पास है 1 2 2, और ये हमारे पास है 1 3
लैम्डा, और यहाँ पर हमारे पास v का वैल्यू आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 6, 10 और म्यू। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, यह जो हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम एशेलॉन फॉर्म में बदलेंगे। सबसे पहला काम है हमारा कि इसे हम एशेलॉन फॉर्म में बदलेंगे। अब अगर हमें इसे एशेलॉन फॉर्म में बदलना है तो फोकस करना कि यहाँ पर इसे 0 बनाना है, इसे भी 0 बनाना है और इसे भी 0 बनाना है। ठीक है, अगर हम इसे 0 बना देते हैं तो ये हमारे पास एशेलॉन फॉर्म में बदल जाएगा। तो चलिए हम एक एक करके रो ऑपरेशंस का उपयोग करते हुए करते हैं। तो देखो यहाँ पर हम अगर करना चाहें कि ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, तो इसलिए हम केवल R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दें और R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि R2 जो है उसमें R2 माइनस R1 कर दे रहे हैं और हमारे पास जो R3 है उसमें हम R3 माइनस R1 कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A है, A एंड B है, वो हमारे पास हो जाएगा, ये पहला रो जैसे कि तैसे ही रहेगा तो 1 1 1 1 1 1, हाँ ठीक है, तो 1 1 1 और यहाँ पर हो जाएगा 0, तो ये हमने लिख दिया 0। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, एंड यहाँ पर जब सब्ट्रैक्शन होगा तो 1 हो जाएगा और यहाँ पर जब सब्ट्रैक्शन होगा तो लैम्डा -3 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी। अब देखो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा म्यू -6। ठीक है, अब देखो एक बात ध्यान से सुन लेना, म्यू और लैम्डा को देखकर डर मत जाना। ठीक है, सवाल बहुत छोटा सा है, इसके पीछे आपको पूरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी। बस कोशिश करो जो लैम्डा और म्यू है इसे कोई नंबर मानकर ट्रीट कर दो ना। अगर हम मान लेते हैं कि लैम्डा = 3 है, म्यू = 6 है, तो ऐसे ट्रीट कर दो, कोई भी संख्या हो सकती है, यह तो हमें पता नहीं है, कोई भी संख्या हो सकती है, मैंने कहा मान लो, लेकिन हम बस इमेजिन के तौर पर करेंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जब देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स मिला, लेकिन ये एशेलॉन फॉर्म में तो है नहीं, क्योंकि ये 0 है, ये 0 है, लेकिन इसे भी हमें 0 बनाना है। तो हम ऐसा करते हैं कि रो 2 का उपयोग करते हुए रो 3 के जो दूसरा एलिमेंट है उसको हम 0 बना देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये हम R3 जो है हमारे पास, उसमें हम R3 माइनस R2 कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम R2 करेंगे तो यहाँ पर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A एंड B जो हमारे पास मिलेगा वो मिलेगा, आई होप आप सबको दिख रहा हो, आई थिंक दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये 1 1 1 रहेगा, 1 1 एंड 1, ये हो जाएगा हमारे पास 0, ये भी हो जाएगा 1, ये हमारे पास रहेगा 2, और यहाँ पर देखा जाए तो ये 0 ऑलरेडी है तो 0 ही रहेगा। और मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं ना कर दिया, यहाँ पर 3 नहीं होगा, मैंने कुछ गलती किया है। यहाँ पर हमारे पास ये R3 है तो R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करना था, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, चलो बच गए, नहीं तो बाद में गलती हो जाती, मैंने फोकस कर लिया। देखो ऐसे ही फोकस किया जाता है। यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी हो जाएगा हमारे पास 0, और इसे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास लैम्डा -3। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 6 तो ऑलरेडी रहेगा, और ये भी 4 तो जैसे कि तैसे रहेगा, और ये म्यू -10 हो जाएगा, क्योंकि 6 में से 4 जाएगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सबको दिख रहा हो। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्लियर तो दिख रहा है, बस यहाँ पर 10 नहीं दिख रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ ये 10 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो आगे हम बात करते हैं। अब देखो क्या करते हैं, ये अगर देखा जाए तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो एशेलॉन फॉर्म में बदल चुका है, यानी कि यह जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वह एशेलॉन फॉर्म में अब बदल चुका है। तो अब जब यह एशेलॉन फॉर्म में बदल चुका है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि नाउ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A एंड B is
इन एशलॉन फॉर्म, ECHELON, एशलॉन फॉर्म। ठीक है, यह एशलॉन फॉर्म में आ चुका है। अब देखा जाए, अगर हमारे पास यहाँ पर फोकस करना, अगर हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 3 हो जाए, ठीक है, यहाँ पर फोकस करना, अगर यह लैम्डा इज इक्वल टू 3 हो जाए तो ये वैल्यू जो हमारे पास लैम्डा -3 है तो 0 हो जाएगा। समझ में आई बात? अगर हम लैम्डा इज इक्वल टू 3 ले रहे हैं तो इस प्रकार यहाँ पर फोकस करना कि इफ लैम्डा इज इक्वल टू 3, ठीक है, फोकस करना, ध्यान से देखना, अगर लैम्डा इज इक्वल टू 3 हो गया तो यानी कि यह वैल्यू हमारे पास 0 हो गया। और जब यह वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगा, एक और चीज करते हैं, थोड़ा और हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। मान लो पहले कि लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3, यानी कि जो हमारे पास यह लैम्डा का वैल्यू आ रहा है वह 3 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो अगर हमारे पास यह लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3 तो यानी कि यह जो वैल्यू होगा वह 0 के बराबर तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर लैम्डा 3 के बराबर नहीं है तो लैम्डा -3 जो होगा वह 0 के बराबर नहीं होगा। समझ आई बातें? तो ये 0 के बराबर तो नहीं होगा। तो अब इस सिचुएशन में अगर देखा जाए तो जब ये 0 के बराबर नहीं हुआ तो इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का अगर हम रैंक निकाल रहे हैं तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A एंड B जो होगा वो हमारे पास 3 हो जाएगा ना, क्योंकि यह इसमें 3 नॉन जीरो रोज हमें मिल रहे हैं। अभी हमें म्यू से कोई मतलब नहीं है, अगर ये वैल्यू 0 भी हो जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए हम केवल लैम्डा का ही उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो जब रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A एंड B इज इक्वल टू 3 एंड हमारे पास जो रैंक ऑफ A होगा, ठीक है, देखो अगर हम लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 लिए हैं तो यहाँ पर अगर हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में केवल A मैट्रिक्स पर फोकस करें तो यह हमारे पास रैंक जो होगा इसका भी 3 ही होगा, तो रैंक ऑफ A जो होगा वह भी 3 होगा। और ये दोनों चूंकि इक्वल आ रहे हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इट हैज कंसिस्टेंट, या फिर इट इज कंसिस्टेंट लिख सकते हैं, इट इज कंसिस्टेंट। ठीक है, अब देखो अगर कोई भी सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाता है तो उसमें 2 केसेस बनते हैं। पहला केस बनता है कि उसके पास यूनिक सॉल्यूशन हो जाए, दूसरा केस बन सकता है कि उसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाए। तो यूनिक सॉल्यूशन का केस मैं आप सबको पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हूं, तो उसी को लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूं। देखो अब यहां पर अगर हमारे पास रैंक ऑफ A इज इक्वल टू 3 है एंड नंबर ऑफ अननोन्स अगर बात करें, नंबर ऑफ अननोन्स, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, 1 2 3, तो इस प्रकार यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स भी 3 हो जाते हैं और रैंक ऑफ A इज इक्वल टू ऑलरेडी 3 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके पास एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, बस इतना ही यहाँ पर रुक जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अगर देखा जाए तो B में बोला गया है कि कौन से ऐसे केस में यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा जब लैम्डा का वैल्यू और म्यू का वैल्यू हमें बताना है। समझो, क्वेश्चन को समझो, ऐसा कौन सा लैम्डा और म्यू का वैल्यू होगा कि किस सिचुएशन में यूनिक सॉल्यूशन या हमारा सिस्टम दे सकता है। तो इसलिए हमने देखा कि जब लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 है तो इस सिचुएशन में हमारा जो सिस्टम है वह एक यूनिक सॉल्यूशन दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने B जो हमारा क्वेश्चन था उसे हम लोगों ने प्रूव कर दिया है। क्लियर हो गई बातें? आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक केस और बन सकता है, देखो यहाँ पर सुनना, हमने यह निकाला है कि लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 पर यूनिक सॉल्यूशन हो गया।
सवाल अब उठ जाता है कि म्यू का कौन सा वैल्यू होगा, कि किस पर यूनिक सोल्यूशन होगा। तो म्यू का कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप, कोई भी वैल्यू ले लीजिए, उसके लिए यह यूनिक सोल्यूशन ही होगा, चाहे वह 0 हो, चाहे वह 1000 हो, चाहे वह 10,000 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें इससे कोई मतलब नहीं हो जाता इस सिचुएशन में। अगर यह नॉट इक्वल टू 3 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर यह 3 के इक्वल हो जाता तब यहाँ पर हमें देखना पड़ता। समझ में आ गई बातें? आगे बात करें, चलो हम बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास दूसरा केस बनता है, ये हमारे पास है केस 1। केस 1। अब हम बात करते हैं केस 2 पर। केस 2, तो अगर हम केस 2 में बात करें तो इफ लैम्डा इज इक्वल टू 3, अगर हम लैम्डा को 3 के इक्वल ले लेते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो अगर यह 0 हो जा रही है और इस सिचुएशन में हम यह भी सपोज कर ले रहे हैं कि म्यू नॉट इक्वल टू 10 है। फोकस करना, अगर हम म्यू को 10 के बराबर ले लेंगे तो वह वैल्यू 0 हो जाएगी, यह भी वैल्यू और यह भी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये बातें समझ में आई। लेकिन अगर ये वैल्यू 0 हो रही है और ये वैल्यू नॉन 0 हो रही है, इसलिए हमने म्यू नॉट इक्वल टू 10 लिया है। समझ में आई बात? आगे बढ़ें, चलो बढ़ते हैं। देखो जब लैम्डा इज इक्वल टू 3 और म्यू नॉट इक्वल टू 10 है तो इस केस में जो हमारे पास रैंक होगा, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A एंड B इज इक्वल टू क्या होगा, ये 0 हो गया, ये नॉन 0 है। लेकिन तब इस सिचुएशन में जब इसका रैंक 3 ही होगा। लेकिन अगर रैंक ऑफ A की बात करें, रैंक ऑफ A की बात करें तो वह 2 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू तो हमारे पास 0 हो गई और इतना ही रैंक हमारे पास A के लिए कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास रैंक A जो है वह 2 हो गया, रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ A एंड B इज इक्वल टू 3 हो गया। तो इस सिचुएशन में हम देखेंगे देन रैंक ऑफ A इज लेस देन रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A एंड B। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन SYSTEM सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो इस सिस्टम का यह जो इक्वेशन है, इक्वेशन का यह सिस्टम वह इनकंसिस्टेंट हो गया। और मैंने आप सबको पिछले ही लेक्चर में बताया था कि अगर कोई भी सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो गया तो उसके पास नो सल्यूशन का केस बन जाता है, उसके पास कोई भी सल्यूशन नहीं होता है। और एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि यह क्वेश्चन जो है यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यह जैम में भी पूछा गया है, तो आपके तो एग्ज़ाम में कहीं भी आ सकता है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सवाल को लगाने का तरीका एक ही है, इसका कॉन्सेप्ट समझना। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे तभी काम बन सकता है। तो कॉन्सेप्ट को पकड़ने का यहीं से तरीका शुरू होता है। अगर यहाँ से समझे तो बात ख़त्म हो जाएगी और नहीं समझे तो आप लोग हमेशा फंसे रहेंगे। इसीलिए इस वीडियो को पीछे भी कर सकते हैं और पिछले वीडियो को देख लेंगे तो और भी आसानी से क्लियर हो जाएगा। चलो हम आगे बात करते हैं। जब यह सिस्टम जो हमारे पास है वह इनकंसिस्टेंट हो गया तो इट हैज़ नो सल्यूशन, इट हैज़ नो सल्यूशन। ठीक है, जब इसके पास नो सल्यूशन का केस बन गया तो इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि जब लैम्डा इज इक्वल टू 3 और म्यू नॉट इक्वल टू 10 है तब जाकर हमारे पास नो सल्यूशन का केस बन सकता है। समझ में आई बात? क्या समझ में आई कि नो सल्यूशन का केस तभी बन सकता है इस सिस्टम में जब लैम्डा इज इक्वल टू 3 हो जाए और म्यू इज नॉट इक्वल टू 10 हो जाए, यानी कि 10 के अलावा कोई भी वैल्यू हो जाए।
ठीक है। तो इस सिचुएशन में यह जो हमारे पास सिस्टम बन रहा है वह सिस्टम नो सॉल्यूशन के केस को शो करेगा, और जब लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3 केवल शो करेगा तो वह जो हमारे पास सिस्टम बन रहा है वह यूनिक सॉल्यूशन को शो करेगा। अब हम बात करते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब हो सकता है। तो इसके लिए बहुत ही आसान सा तरीका मैं समझा देता हूँ। अब देखो हम तीसरे केस पर बात करते हैं कि हमें कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस मिलेगा। तो यहाँ पर फोकस करना, अगर हमारे पास केस थर्ड हम लेते हैं, ठीक है, केस थर्ड में इफ लैम्डा इज इक्वल टू 3 एंड म्यू इज इक्वल टू 10। अब फोकस करना, यही हमारे पास जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है यहीं से ही सारा काम हो रहा है। तो इसलिए इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को नोट कर लेना और इसी पर ही फोकस करना। देखो यहाँ पर ध्यान से सुनना, अगर हम लैम्डा इज इक्वल टू 3 रख रहे हैं तो ये वैल्यू तो हो जाएगी 0, म्यू इज इक्वल टू 10 रख रहे हैं तो ये भी वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यह जो हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इसका एक रो ऐसा मिल रहा है जिसमें सभी जीरोज हैं, और जब सभी जीरोज हैं तो इस सिचुएशन में इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो तो घट जाएगा, क्योंकि 3 रैंक का है, लेकिन इसमें जब एक रो 0 हो जा रहा है तो हमारे पास 2 रैंक का एक मैट्रिक्स मिलने लग जाता है। ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं। तो इस वजह से इसका जो रैंक होगा, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A एंड B इज इक्वल टू हमारे पास होगा 3, ठीक है, सॉरी 2 होगा, 2 होगा। क्लियर हो गई बातें, आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं। अब देखो रैंक ऑफ A कितना होगा, इस पर भी फोकस करते हैं। तो अब देखो रैंक ऑफ A अगर निकालना है तो ये आप छिपा दीजिए, इस पर आप फोकस मत करिए, आप केवल इधर फोकस करिए। अब जब इधर हमें फोकस करना है तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 हम ले रहे हैं, तो ये केवल A मैट्रिक्स को देखने के लिए, तो इस सिचुएशन में भी रैंक ऑफ A जो होगा वह 2 ही होगा। इतनी बातें क्लियर हुई कि रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आल्सो 2 एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज आल्सो 2, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई, क्योंकि हम लैम्डा इज इक्वल टू 3 लेंगे तो यह रो हमारे पास 0 हो जाएगा, और म्यू इज इक्वल टू 10 ले रहे हैं तो भी यह रो हमारे पास 0 हो जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो जब ये ऐसा केस हो गया तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जा रहे, और जब ये इक्वल हो जा रहे तो यानी कि वही केस हमारे पास फिर से बन जा रहा है कि हेंस या फिर देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। क्या है? कंसिस्टेंट। और जब यह कंसिस्टेंट हो गया तो इसके पास 2 केसेस बनेंगे, पहला यूनिक सॉल्यूशन और दूसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मैंने आप सबको पहले भी बताया। अब देखो इसका हम निर्धारण कैसे करते हैं, तो यहाँ पर हमें निर्धारण करने के लिए नंबर ऑफ अननोन्स को पता करना पड़ेगा। नंबर ऑफ अननोन्स, तो अगर हम नंबर ऑफ अननोन्स को काउंट करें तो 1 2 3 अननोन्स हमें मिलते हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जब हमारे पास रैंक ऑफ A एंड नंबर ऑफ अननोन्स ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हुए थे तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया था। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो रैंक ऑफ A जो है, रैंक ऑफ A वह जो है वो तो हमारे पास है 2। तो इस प्रकार नंबर ऑफ अननोन्स जो हैं, नंबर ऑफ अननोन्स वो जो है वो ग्रेटर है रैंक ऑफ A से, ठीक है। रैंक ऑफ A से उनकी संख्या ज्यादा है, इसलिए हेंस इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस,
समझ में आ गई बातें कि किस केस में क्या होगा और कैसे हम उनका सल्यूशन निकालेंगे। बस फोकस कहाँ करना है, आपको एशेलॉन फॉर्म में बदलने में जो भी काम करना है वह करना रहेगा और उसके बाद उसी एशेलॉन फॉर्म का ही उपयोग करते हुए हम सभी केसेस को बनाएंगे और उसके बाद निकालेंगे। अब मुझे लगता है कि अगर ऐसे टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होगी। बहुत ही आसान सा तरीका था, आपको इसे समझने के लिए कोई शक्तिमान बनने की जरूरत नहीं है, आपको किसी प्राकृतिक सोर्स से या फिर प्राकृतिक पावर की ज़रूरत नहीं है जो भगवान से हमें मिले तभी हम समझ पाएंगे, ऐसा कोई भी बात नहीं है। बहुत ही नॉर्मल तरीके से आप इन क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। बस फोकस इतना करना है कि अगर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ ए ये दोनों हम निकालना समझ जाते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। अगर हमारे पास, सबसे पहले हम दूसरे केस पर ही बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आते हैं तो इसके पास यह कंसिस्टेंट नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम बन जाएगा। और जब इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन तो नो, इनकंसिस्टेंट सिस्टम तो नो सॉल्यूशन। जब कंसिस्टेंट होगा तो दो सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, इनफाइनाइट एंड यूनिक। और यूनिक तभी होगा जब नंबर ऑफ अननोन्स एंड रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे तभी यूनिक सॉल्यूशन, और नहीं इक्वल होंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। समझ में आ गई बातें? तो इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आएंगे और अगर ऐसे ही ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने हो, अपने प्रिपरेशन को बेहतर बनाना हो तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा जिससे हमारे अगले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, संघर्ष करते रहो और सफल होते रहो।